गन्ने का रेट जो हमने रिकमेंड किया था, और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बार अच्छा रेट दिया है। देश में सर्वाधिक रेट 386 रुपये। और एक अच्छा काम किया है कि जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री जी की, बोने से पहले ही आगे का रेट भी बता दिया जाए। और गन्ना आमतौर पर फसल जो बोया किसान बोता है तो 2 या 3 साल के लिए वो चलता है, तो अगले साल का रेट भी हमने 400 रुपये कर दिया। तो ये एक अच्छी किसानों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एक ये पराली को लेकर भी सर पंजाब और हरियाणा में काफी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त टिप्पणी की है पंजाब को लेकर, खासकर कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कैसे देखते हैं सर पोल्यूशन को लेकर? हरियाणा के काफी स्कूल बंद भी हो चुके हैं। पहला विषय तो ये है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है उसका पराली अकेला कारण नहीं है। जब धान नहीं होता तब भी दिल्ली प्रदूषित होती है, तब भी वहाँ 300 से ज़्यादा ये AQI रहता है। दिल्ली में जमुना का हाल बुरा है, डस्ट उड़ती रहती है, वाहन प्रदूषण भी है, बहुत सारे कारण हैं। इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और केजरीवाल जी की जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो सारा ठीकरा वो पंजाब के किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर डाल देते थे। और उन्होंने दिल्ली में 2-4 एकड़ धान के अंदर पूसा डिकम्पोजर डाल के करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की, और ये कहा कि देखो इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इससे सारी डिकम्पोज पराली हो जाती है। अब वो डिकम्पोजर का उपयोग अगर इतना अच्छा था तो पंजाब में क्यों नहीं करवाते। हमने ये सही है कि थोड़ा बहुत योगदान पराली से भी प्रदूषण में है, लेकिन हरियाणा सरकार संवेदनशील है। हरियाणा के किसान भी इसकी गंभीरता को समझते हैं। और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो देश की बदनामी होती है। हरियाणा के किसान, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो। और उसके लिए हमने, हरियाणा सरकार ने और किसानों ने मिलकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। पराली कंजम्पशन के लिए नीतियाँ बनाई, लगभग 80,000 मशीनरी किसानों के यहाँ बंटवाई, पराली कंजम्पशन के लिए फैक्ट्रियाँ लगवाई, गौशालाओं के जो पराली उपयोग में लेके आते हैं उनको इंसेंटिव दिया, 1,000 रुपया जो गांव आग नहीं लगाएगा उसको प्रति एकड़ अलग से इनाम दिया। और पराली में जो किसान आग लगाता है तो उसकी मजबूरी है कि उसके पास टाइम गैप कम रहता है धान कटाई से लेकर गेहूं बुझाई के बीच में। उसके लिए भी हमने नीतियाँ बनाई है। 7,000 रुपये हम जो धान ना बोए प्रति एकड़ उस किसान को देते हैं। और जो धान बोना चाहता है DSR विधि से बोए, जिसमें पानी की बचत होती है 50% की, और वो बिजाई भी जल्दी होती है, जून के महीने में बिजाई हो जाती है, उस किसान को भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया। और लगभग 2-2.5 लाख एकड़ DSR विधि से किसानों ने धान की बिजाई की। अगले साल हमारा टारगेट है 10 लाख एकड़ में हम करेंगे। और जल्दी बिजाई होने की वजह से हमने खरीद भी जल्दी शुरू की। 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू की। और हरियाणा में लगभग PR धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल 59 लाख एकड़ धान की खरीद हुई थी। इस बार हम यह आंकड़ा कितना है? 59 लाख, और इस साल यह आंकड़ा 54 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। कितना सर? 54 लाख। और ये 15 दिन पहले ही हम समझते हैं कि धान इस बार फसल एडवांस कर दी हमने, और इस ताकि किसान को खेत खाली मिल जाए, उसको आग ना लगाना पड़े, वो गेहूं की बिजाई टाइम पर कर चुके। जितने काम हमने करने थे पराली प्रबंधन में, किसानों की सहायता में, वो हमने किए हैं। और दुख की बात यह है कि
हम पराली में आग नहीं लगाते, प्रदूषण नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारे शहरों का भी दम घुट रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये धुआं जो है दिल्ली जाने से पहले हरियाणा का दम घुटता है। पिछले 7 दिन के आंकड़े मेरे पास हैं, ICAR के आंकड़े, नासा के आंकड़े हैं। आजकल कोई भी आगजनी होती है तो उसका आंकड़ा आ जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा में 99 घटनाएं हुई थी, पंजाब में 1921। 2 नवंबर को हरियाणा में 48 पराली जलाने की घटनाएं हुई, पंजाब में 1668। 3 नवंबर को हमारे यहाँ 28 घटनाएं हुई थी, वहाँ 1551। 4 नवंबर को 33 घटनाएं हुई, वहाँ 1360। 5 नवंबर को हमारे यहाँ 109, वहाँ 3230। 6 नवंबर को हमारे यहाँ 65, वहाँ 2060। 7 नवंबर यानी कल 26 घटनाएं हरियाणा में हुई हैं और वहाँ 1515। टोटल इस नवंबर के महीने में 408 जगह हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं हुई, जबकि हमारा पंजाब में 13,305 है, जो हमारे से लगभग 30 गुना ज़्यादा है। जबकि धान का कुल एकड़ जो है हमारे यहाँ एरिया जो है 60% है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे यहाँ पराली जलाने की घटना ना हो, प्रदूषण ना हो, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे यहाँ भी जो दिल्ली में धुआं है उतना ही धुआं हमारे पास आ जाता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सभी सरकारों को मिलजुल करके और कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और अकेले किसानों को दोषारोपण करने की बजाय जो और बहुत सारे कारण हैं प्रदूषण के, उनका समाधान भी निकालना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो मान रहे हैं कि हरियाणा में काफी प्रयास जो है पिछले कई सालों से लगातार चल रहे हैं और आंकड़े कम भी राजनीति तो पंजाब और दिल्ली इस पर राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति केजरीवाल जी कर रहे थे जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, तो पंजाब हरियाणा के किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार वो ठहराते थे। और आंकड़े अपने आप में बोलते हैं कि जो विद्या केजरीवाल जी कहते थे कि मैं पराली ऐसी डिकम्पोजर ले आया हूँ, तो वो उसका उपयोग क्यों नहीं करते। हम किसी का दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो प्रबंध हैं, आंकड़े हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जो प्रबंधन है बेस्ट है। पंजाब में 100 एकड़ में धान की खेती होती है तो 60 एकड़ में हमारे यहाँ होती है, और उसके बावजूद पिछले 7 दिन में 30 गुना का ज़्यादा का फर्क है। आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। और जितना हमने किसानों को सख्त रवैया अपनाया है, हमने जुर्माना लगाया, हमें दुख के साथ FIR भी दर्ज करनी पड़ी, और अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि SHO जिम्मेदार होगा किसी के इलाके के अंदर आगजनी की घटना होगी तो। लेकिन हरियाणा के किसानों पर कोई दोषारोपण ना करे, हरियाणा सरकार के ऊपर दोषारोपण ना करे। हमने जो थोड़ी बहुत घटनाएं हैं उनको भी हम रोकने जा रहे हैं। सर, हरियाणा में धान की खेती कितने % कम हुई है पिछले कुछ? धान की खेती कोई कम नहीं हो, थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि धान की खेती जब तक उसको अच्छा भाव मिलेगा, वो एक जगह से कम करेगा, दूसरी जगह कर लेते हैं। खेती कम करने के लिए हमने 7,000 रुपये दिए, एक इलाके में कम कर दी, दूसरे इलाके में बढ़ गई है। लेकिन जो पराली उपयोग में आती है पशु चारे में, उसकी खेती बढ़ती जा रही है और उसका भाव भी अच्छा है। PR धान की बजाय जो बासमती है, ऐसे में 1509 है, 1121 है, किसानों को उनका भाव 4,500-5,000 रुपये मिल रहा है, 4,000 रुपये मिल रहा है। किसान खुश हैं, इस बार यील्ड भी अच्छी है, भाव भी ऑल टाइम हाई है। और हम भी चाहते हैं कि किसान को जिस चीज़ में फ़ायदा हो वो उसकी खेती करे। जब तक वैकल्पिक उसको कोई उतने पैसे की आमदनी का साधन ना हो तो किसान का कोई कसूर नहीं है, उसको खेती करने का हक है। हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई आप इसकी बजाय ये कर लीजिए, हम आपको इसके पैसे देते हैं। तो सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो गन्ने के दाम जो बढ़ाए गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब की सरकारें रही हैं और कांग्रेस की और बहुत सारी प्रदेशों में अभी भी सरकार है। हरियाणा देश में आज के दिन जो भाव हैं सर्वाधिक भाव हैं, और
हम सबसे अच्छा ये है कि 2-2 साल का फैसला हमने पहले ही कर दिया, ताकि किसान सोच समझ करके फैसला ले सके कि उनको आगे क्या बोना है। ये सिर्फ बयानबाजी के लिए बयान करते हैं। आज कांग्रेस के नेता वो नहीं बताते कि उनके वक़्त में कितनी फसलें खरीदी जाती थी, कितना बीमे का पैसा मिला था, कितना उनके मुआवजा मिला था, कितने भाव थे और आज क्या भाव है। वो कंपैरेटिवली बताएं, डाटा बताएं बयान देते वक्त, फिर जनता अपने आप समझ जाएगी। वो अधूरा बयान देते हैं। मांग करना, किसान की मदद हक में बयान देना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि अपनी सरकार में वो किसानों के हित में फैसले नहीं कर पाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले जो है पराली जलाने के 0 होने चाहिए। क्या अगले साल तक उम्मीद कर सकते हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा में मैंने आपको बताया कि पिछले 7 दिन का डाटा 1 और 30 की रेशो है, जबकि ज़मीन जो धान की खेती की ज़मीन 1 या 1.5 या 1-2 की है। अपने आप में आंकड़े बोलते हैं। इसमें जो तथ्य सबके सामने हैं, सैटेलाइट का डाटा है, ICAR का डाटा है, नासा का डाटा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरह से संजीदा है और किसान ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। सर, जातिगत राजनीति को लेकर काफी चीजें जो हैं आजकल चल रही है हरियाणा में चर्चाओं में। कोई उप मुख्यमंत्री 4 जातियों के बनाने की बात कर रहा है, कोई 3 बनाने की बात कर रहा है। और कल सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं JJP से दादा गौतम, उनका भी एक बयान सामने आया कि जाट जो है वो मुख्यमंत्री पद की ओर देखता है। खैर, मैं कोई व्यक्तिगत किसी का जवाब नहीं देना चाहता। जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत राजनीति नहीं करती। सारी राष्ट्र को देख करके, समाज को देख करके सबको ऊपर उठाने का काम करती है। और विपक्षी पार्टियां जब उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो जातिगत राजनीति करते हैं। कल ही मैं देख रहा था टेलीविज़न पे कि बिहार के अंदर बताया गया कि इस जाति में साइकिल भी नहीं है, इस जाति में ये आमदनी है, इस जाति में ये आमदनी है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि इस सब गरीबी का कारण जो सत्ता में पार्टियां हैं वही तो हैं, वो उनको ऊपर नहीं उठा सकी। हरियाणा मैं समझता हूँ देश में एक प्रगतिशील सरकार है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आमदनी भी अच्छी है और हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा है। और गरीब अमीर का जो भेद बिठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आ रहे हैं, उससे आम जनता खुश है। सर, एक बिजाई का सीजन है, DAP और यूरिया की क्या सिचुएशन है? DAP यूरिया की कोई कमी नहीं है। जितनी इस सीजन की खपत होनी चाहिए उतनी DAP हमारे पास उपलब्ध है। और लगभग सरसों का इलाका की बिजाई हो चुकी है, गेहूं की बिजाई शुरुआत कर चुकी, उसके लोग किसान लेके जा चुके हैं। एक आध जगह ये समस्या आ जाती है कि एक शहर के अंदर 4 दुकानें हैं, एक इसकी इफ्को की है, एक IPL की है, किसी 4 कंपनी की है। उसमें कभी एक दुकान पे खाद होती है, कभी दूसरी पे होती है। वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन खाद की बिल्कुल कमी नहीं है, भरपूर है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। नैनो यूरिया की तरफ बढ़े सर किसान? नैनो यूरिया के लिए इस बार हम करने जा रहे हैं इफ्को से मिल करके नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रदर्शनी डेमोस्ट्रेशन के फार्म बना करके किसानों से 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव करेंगे। 1-2 लाख एकड़ की हमारी कुछ योजना है। इफ्को भी हमें सब्सिडी देगा, हरियाणा कृषि विभाग भी सब्सिडी देगा। और हमारी कोशिश ये है कि 100 रुपये में पर 1 एकड़ का हम छिड़काव करके दिखाएं, ताकि किसान देख सके कि ये कितनी उपयोगी है और आगे आने वाले वक्त में इसका उपयोग करना शुरू कर दें।